अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त आप लोगों को आज इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बेसिकली इंग्लिश की हैंड राइटिंग, कि हम अपनी हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये हैंड राइटिंग मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कर्सिव होती है, रोमन होती है, इटैलिक होती है, ब्रिटिश स्टाइल होता है। जो हम अभी किसको इस्तेमाल करेंगे, ये बोल्ड स्टाइल किसको कहलाते हैं। और ये अक्सर बच्चे अपने पेपर्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हैंड राइटिंग उनको बोर्ड में बेहतर से बेहतर काम अपने सलाहियतों को बरूए कार लाने में बहुत मदद देती है। और यही हैंड राइटिंग वो चीज़ है, असल ये पेपर वो चीज़ होता है जो इंसान बच्चे के बारे में टीचर को बताता है कि बच्चा किस काबिल है। क्योंकि जब बच्चा बोर्ड में अपीयर होता है, अपने आप को बोर्ड में रिप्रेजेंट करता है, तो तब किसी भी टीचर को ये नहीं मालूम होता कि ये बच्चा किसी स्कूल का टॉपर है या क्या है या क्या नहीं है। ये पेपर ही वो बच्चे की वो चीज़ होती है जिसके बाद टीचर को ये पता लगना शुरू होता है कि बच्चा आया एक लायक स्टूडेंट है या एक नालायक स्टूडेंट है। बाज़-औक़ात हमने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको या तो सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उनको वो एवर जीनियस बच्चे होते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से या कुछ और बातों की वजह से वो बाकी जो बच्चे होते हैं, वो उनसे थोड़ा-सा पीछे हो जाते हैं और यही वजह उनको आगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कंप्यूटर की फ़ील्ड्स में एडमिशन लेने से पीछे रोक देती है। अपनी तमाम सलाहियतें जो बच्चा पूरे साल याद करता है, मेहनत करता है, रट्टा लगाता है, समझता है, टीचर्स के लेक्चर सुनता है, उन सारी मेहनतों को वो सिर्फ़ इसलिए करता है कि वो जो उसका बोर्ड एग्ज़ाम आना है, वो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। और इस तमाम प्रोसीजर के अंदर एक सबसे जो मेजर कंपोनेंट है, वो है आपके पेपर की प्रेज़ेंटेशन और आपके पेपर की राइटिंग। क्योंकि जब आपके पेपर की राइटिंग और या प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो टीचर का खुद भी दिल नहीं चाहेगा कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। हमने बड़ी दफ़ा ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जिनकी हैंड राइटिंग बहुत आउट क्लास होती है, लेकिन वो याद इतना नहीं कर पाते जितना कि एक एवर जीनियस बच्चा याद कर पाता है। जिसकी वजह से ना वो कॉम्पिटिशन में लैग करते हैं और लेकिन उनकी हैंड राइटिंग एक वो मेजर चीज़ होती है, जो उनको कॉम्पिटिशन से बिल्कुल लैग नहीं करवाता, लेकिन उनको कुछ ना कुछ बना देती है, उनकी हैंड राइटिंग। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि टीचर्स आपका पेपर की सिर्फ़ पहले 2-3 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और बाद में उनके दिमाग में एक माइंड सेटअप बन जाता है कि ये पेपर किस लेवल का आया मेरे पास। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चों को सोचा होता है कि यार हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स आएँगे 30% 40% के, हम पास हो सकेंगे। बस उनके इतने मार्क्स होते हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग आउट क्लास होती है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके पेपर को पूरा अटेम्प्ट किया होता है, लेकिन उसके साथ-साथ उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। बेशक उन्होंने अंदर कुछ लिखा हो ना हो, उनके कुछ चंद क्वेश्चन ठीक हों, तो अगर उनकी लक भी होती है इसमें कि उनकी हैंडराइटिंग की वजह से टीचर ये जानना शुरू कर देता है कि ये बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से टीचर का अपना दिल करता है कि चलो यार, जहाँ पर वो 0 नंबर लगाना चाह रहा होता है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ कंपनसेट करके वो एक आधा नंबर लाज़मी देता जाता है। जिसकी वजह से एज़ अ होल ये इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे के जो 1100 में से नंबर आने होते हैं, वो कम से कम 100 डेढ़ 100 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। और ये हैंडराइटिंग वो मेजर चीज़ है जो आपको कॉम्पिटिशन में लाती है या कॉम्पिटिशन से बाहर निकालती है। और आजकल जो हिसाब-किताब चल पड़ा है कि मेडिकल का 92 के करीब मेरिट पहुँच चुका है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी 88%, 85% इस तरह मुख्तलिफ मेरिट्स हैं। मतलब अगर आपके 90% से कम मार्क्स हैं, आपका 90% से कम एग्रीगेट बन रहा है, तो आप ये चीज़ भूल जाएँ कि आप मेडिकल में किसी भी फ़ील्ड में, चाहे वो डीपीटी हो, डीएनएस हो, फिज़ियो जो कुछ भी हो, नर्सिंग ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें गवर्नमेंट में नहीं पढ़ सकते। हाँ, प्राइवेट में अगर आप अफ़ोर्ड कर सकें तो आप पढ़ सकते हैं। तो अब बात मेरे ख़्याल से काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को हमने मुख्तसर भी करना है, तो मैं आज आपको बेसिक्स सिखाऊँगा। वो प्रेज़ेंटेशन की तरफ हम अगली वीडियो में जाएँगे, वो भी मैं फ़ौरन इसके साथ ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको वो बेसिक्स सिखाऊँगा जो असल में आपको प्रेज़ेंटेशन की रास्ते पर चलाना सिखाती है। ये वो बेसिक स्टेप है, जिसे अगर इंसान सीख ले तो इंसान के लिए प्रेज़ेंटेशन एक हलवा बन जाती है। प्रेज़ेंटेशन उसके लिए लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आज मैं जो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए, बी, सी, डी वगैरह एक्स, वाई, ज़ी तक, उन सबको आपको बारी-बारी लिखना बताऊँगा कि हम उनको लिखते कैसे हैं और ये 605 मार्कर से कैसे लिखते हैं। प्रेज़ेंटेशन बुनियादी तौर पर बनती 605 मार्कर से। ये आप देख सकते हैं, इस मार्कर की 2 साइड्स हैं। एक ये इसकी बारीक साइड है और एक ये इसकी मोटी साइड है, ठीक है? अब मैं आपको इन साइड्स का तरीका बताऊँगा कि हम कैसे इन साइड्स को घुमाते हैं और कैसे इन साइड्स की मदद से हम अपनी प्रेज़ेंटेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते हैं। और आज मैं आपको इस स्केल और 605 की मदद से मार्जिन लाइन भी लगाना सिखाऊँगा।
कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में जहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो एक उस्ताद ही होता है, उस्ताद का ही उनको दर्जा दिया जाता है और वो बच्चे की जो सलाहियतें होती हैं उनको बहुत से बहुत बेहतर कर देते हैं। उनमें से वो एक चीज़ ये भी सिखाते हैं कि आप जो मार्केट की ये जो थिक साइड है, ये जो मार्केट की मोटी साइड है, आप इस मार्कर की मोटी साइड के अंदर एक छोटी सी लाइन लगा लें, मतलब इसको कट कर लें सेंटर से, ताकि आपको डबल लाइन के लिए बार बार स्केल को ना खींचना पड़े, सिर्फ आप एक लाइन लगाएं और लाइन लग जाए, ठीक है। और कुछ जगह पे तो ऐसे भी होता है कि बोर्ड के कुछ बोर्ड्स में, पंजाब में क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड में पूरे पाकिस्तान में, सिंध बोर्ड, सिंध में भी बहुत बोर्ड्स हैं, उन सब में ये होता है कि कुछ में मार्जिन लाइन लगी आती है, कुछ में नहीं लगी आती। अब जिनमें नहीं लगी आती उनके लिए तो पहला तो साफ सही सोल्यूशन, अगर आपको लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग स्लो है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपने पहली बात आपने 0.75 इंचेस, सेंटीमीटर नहीं, 0.75 इंचेस की आपने अपने मोहतात अंदाजे के मुताबिक, अपने मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपने 0.75 इंचेस की एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ये देखिए, अब हमने क्योंकि इंग्लिश की राइटिंग स्टार्ट करनी है, हमने इसको इंग्लिश की तरफ मार्जिन लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये इससे पेपर की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। अब हम इस तरफ क्यों नहीं मार्जिन लाइन लगाते? इस तरफ मार्जिन लाइन लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बाज़-औक़ात जो जिसने तो पहली बात तो प्रेजेंटेशन की तरफ वही बच्चा आता है जिसको याद सब कुछ होता है। जिसको याद सब कुछ होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसकी पेपर में 2 लाइनें भी ज़ाया ना हों। और अगर इस तरफ भी मार्जिन लाइन लगा देंगे तो करते-करते आखिर तक 20-25 पेजेज़ में अगर हम इतनी-इतनी जगह छोड़ते जाएँगे तो मतलब हमने पूरा एक पेज ज़ाया कर दिया सिर्फ मार्जिन लाइन के चक्कर में। और अगर इस पेज ज़ाया करने में हमारा एक पेज रह जाए तो ये बहुत बुरी बात होगी हमारे लिए। हमारा कोई क्वेश्चन छूट सकता है इस पेज की वजह से। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। ये देखें, आपने पहली बात मार्कर को पकड़ना इस तरह है कि जो आपका थंब है उसकी जो फ्रंट फेस है वो मोटी साइड की तरफ आए, और जो जो थंब की बिल्कुल जो लाइनिंग है, थंब की जो थंब को बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए थिन निब की तरफ। आपने ऐसे इसको पकड़ा, ये आपने मार्कर की मोटी साइड ली, ठीक हो गया, और यहाँ से ऐसे आपने इस मोटी लाइन की मदद से ये ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक हो गया, ये इसकी मोटी लाइन आई। अब आपने मार्कर को रोटेट किया और ये मार्कर की पतली साइड आ गई। इसको यहीं पे ये, क्योंकि मैं अब इसको उठाते नहीं है बुनियादी तौर पर, ये मैं उठा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, आपकी बेहतर तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूँ। ये हमने एक लाइन लगा दी, और फिर इसी तरीके से जैसे हमने पतली साइड से पकड़ा था, ये हमने इसकी ये पतली लाइन लगा दी, ठीक है। अब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस, ये तो भी, ये फिर हमने ये ए लिखा गया, फिर दोबारा लिख के देख लेते हैं, ये ए की मोटी साइड, ये मार्कर को रोटेट किया उसकी बारीक साइड, और ये ए आ गया। फिर इसी तरह दोबारा बी लिखते हैं हम, ये बी की ये जो बेस लाइन है ये बोल्ड लिखी जाएगी मार्कर की मोटी वाली साइड से, और जो बाकी इसकी दो सी शेप्स बनेंगी वो ब्रीक साइड से बनेंगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने बनाई है। ये दो साइड्स ब्रीक, और ये जो इसकी बोल्ड लाइन है ये थिक। हम दोबारा बी को ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये थिक और ये दो लाइंस थिन, थिक थिन। अब हम सी की तरफ चलते हैं। अब हमने इस मार्कर को ऐसे ही पकड़ना है कि जो हमारा थंब होगा वो थिन वाली साइड, जो मार्कर की थिन साइड है और हमारा थंब दोनों आपस में 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होने चाहिए। हमने दोबारा से इसको पकड़ा और मार्कर को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट खड़ा कर लिया। स्ट्रेट खड़ा किया तो ये देखें, ये अपने आप सी की जो आखिरी दो कोने हैं वो अपने आप बारीक आएंगे, और जो सेंटर वाली चीज़ है वो मोटी। ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है अगर हम मार्कर को स्ट्रेट पकड़ें और इस अंदाज से पकड़ें कि जो हमारा थंब है वो ब्रीक साइड के बिल्कुल ऊपर आए, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर आए। फिर दोबारा देख लें, आप ब्रीक साइड से पकड़ा, सी का सेंटर मोटा और फिर दोनों साइड्स ब्रीक। दोबारा देख लें, बिल्कुल उसी तरह सी की दोनों साइड्स ब्रीक और एक दफ़ा मोटा। और ये कभी भी एक दफ़ा प्रैक्टिस से नहीं आता, आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। प्रैक्टिस बार बार करें, बार बार करें एक चीज़ को। मैं तो यहाँ पर 3-3 दफ़ा एक अल्फ़ाबेट को लिखूंगा, लेकिन आपको चाहिए आप इसको 10-10 दफ़ा लिखें। जब तक नहीं आता बेशक 100 दफ़ा लिखें। एक ए को पकड़ लें, ए नहीं आता बी को करें, जो नहीं आता उसको छोड़ना नहीं है, उसको करके आगे चलना है। ठीक हो गया। अब हम दोबारा आगे, अब हम डी लिखते हैं। डी में भी बिल्कुल इस तरह, ये उसकी पहली जो बेस लाइन है वो थिक आ गई, ये आपके सामने मैंने थिक लाइन डाली। अब इसकी मार्कर कोई ब्रीक साइड की, और ये जो इसका डोम बनना है डी का वो ऐसे आ गया, वो थिन आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये डी की थिक लाइन और ये इसकी थिन लाइन,
फिर दोबारा उसी तरह डी की थिक लाइन और ये डी की थिन लाइन। ये डी की हमने बेस लाइन थिक डाली और ये उसकी जो डूम बनाना था वो हमने थिन बनाया। अब हम आगे ई और एफ लिखते हैं। ई और एफ लिखना बहुत आसान है। हमने बिल्कुल जिस तरह इधर आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप, जो हम हर अल्फ़ाबेट में जो हम पहली लाइन डाल रहे हैं सवाए चंद अल्फ़ाबेट्स के एक्सेप्शंस के अलावा, वो तमाम में जो पहली लाइन है वो थिक आ रही है और जो सेकंड लाइन है, ये जो बाद की लाइंस डल रही हैं वो थिन है। जिस तरह ये ए में जो उसकी सेंटर लाइन है और साइड लाइन है दोनों थिन है। बी में जो उसकी दोनों सी शेप बॉडीज़ हैं वो दोनों थिन है। सी के जो दोनों एजेस हैं वो दोनों एजेस उसके थिन है। डी की जो डूम शेप है वो बिल्कुल थिन है। इस तरह हम इसमें ई लिखते हैं। ई में जो उसकी बेस लाइन है वो बोल्ड आई और जो ई के जो बाकी तीन दाने आने हैं, जो ऐसे ऐसे और ऐसे आने हैं, वो तीनों थिन आएंगे। ये ऐसे थिन किस तरह डाल रही है लाइन, एक तो लाइन ये डाल रही है और एक लाइन ये डाल रही है ई के अंदर। ये जो लाइन है ये हमने मार्कर को इस तरफ से पकड़ा ऐसे कि उसकी जो ब्रीक साइड है वो हमारे अंगूठे के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है और हमने इस तरह इसको ऐसे रखा, ये मोटी लाइन बन गई। मार्कर को अपनी उंगलियों में घुमाना नहीं है, उंगलियों को मार्कर के साथ घुमाना है। ऐसे ऐसे मार्कर को नहीं घुमाना, उंगलियों को मार्कर को उंगलियों के साथ घुमाना है। मार्कर और उंगलियों की ग्रिप को छोड़ना नहीं है और ऐसे हल्का सा मार्कर को उंगलियों की मदद से रोटेट किया, ऐसे 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 ऐसे। मार्कर को छोड़ छोड़ के नहीं पकड़ना, उंगली से ही मार्कर को रोटेट करते जाना है। और ये अब देखें, ये हमने जो ई की बोल्ड लाइन लगाई और ये इसके साथ इसकी थिन लाइंस आ गई। दोबारा लिख कर देख लेते हैं। थिक लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन। बिल्कुल ई वाला पैटर्न हम एफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफ में मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। एफ की थिक लाइन और ये दो एफ की थिन लाइंस। एफ की थिक लाइन और दो थिन लाइन। वही जो मैंने पहले बात की थी कि हर दफ़ा में पहले थिक लाइन आएगी और बाद में थिन लाइन आएगी। अब हम जी और एच लिखना सीखेंगे। ये देखें पहले जी। जी में बिल्कुल हमने सी की तरह जो उसके दोनों एजेस आएंगे वो हमने ब्रीक लिखने हैं, मतलब हमने थिन साइड से लिखने हैं। और जो उसकी बॉडी होगी, कर्व बॉडी होगी उसकी, जैसे ये कर्व सी की, ये वाली कर्व बॉडी है, ये वाली कर्व बॉडी है जैसे सी की, ये जी की बिल्कुल सी की तरह थिक आएगी। ये हम डाल के देख लेते हैं। थिन, थिक, थिन। ये हमने एक किस्म का सी लिख लिया। अब हम जो इसकी ये थिन साइड है ना, ये थिन साइड, ये ऐसे ही इसकी जी की ये चीज़ डालेंगे, उल्टा एल डाल देंगे हम जी में। ये देखें जी बन गया। दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं हम। ये जी बन गया आपके सामने। ये देखें, अब मैंने क्योंकि आपको सिखाते हुए किया, मैंने बार बार मार्कर बीच में से हटाया, तो ये देखें ये इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़्यादा बेहतर है और ये बस नॉर्मल है। ये गुजारे लायक है लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। अब दोबारा हम बिल्कुल इसी तरह मैं आपको जी लिखना बताता हूँ। ये आपने ये लिखा और ऐसे जी डाल दिया। जितनी दफ़ा करेंगे उतनी दफ़ा बेहतर होता जाएगा। अब हम मैं आगे एच लिखते हैं। एच में भी सिर्फ पहली लाइन उसकी थिक आएगी, मतलब पहली लाइन सिर्फ बोल्ड आएगी, वो भी मार्कर की मोटी साइड से, ठीक है। और मार्कर को उंगलियों से छोड़े बगैर, उंगलियों को स्पिन करते हुए मार्कर को स्पिन किया और ये पतली साइड से एच की बाकी दो लाइंस डाल दी। फिर ये एच की थिक लाइन और ये थिन लाइंस, थिक लाइन, थिन लाइन। अब हमने आई लिखना है। अब आई लिखना बता देता हूँ मैं आपको। ये थिक लाइन डाली और ये जो ऊपर और नीचे आई की थिन लाइंस, थिक लाइन, थिन लाइंस, थिक लाइन, थिन लाइंस। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जे और के की तरफ। जे में बिल्कुल पहले की तरह ये ऐसे आया और ये ऐसे और ये ऐसे। जो जे की बॉडी लाइन है ना वो थिक है और जो जे के ऐसे कर्व बनी है, जे की जो कर्व बनी है, ये जो कर्व है जे की, ये जे की ये वाली कर्व थिन है और जो जे के ऊपर उसका हेड आया वो भी थिन है। दोबारा कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने मार्कर को ऐसे पकड़ा, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर दोबारा ऐसे और ये ऐसे, ये ऊपर थिन जे की ये आई और इसको स्पिन को ये जब यहाँ से थिक से बगैर मैंने छोड़े आपके सामने थिन कर दी है। ये थिन उसी सूरत होगा जिस सूरत आप मार्कर को अपने हाथों के साथ रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे। अगर आप मार्कर को अपने हाथों के साथ ही स्पिन करेंगे तब भी ये मुमकिन है। अगर आप मार्कर को छोड़ छोड़ कर लिखेंगे तो कभी भी, अभी आपको छोड़ के लिखने की भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये जी लिखा, अब मैंने इसको छोड़ के यहाँ पे लाया, ये फ़र्क डल जाएगा यहाँ पर आते आते तक। ठीक हो गया।
अब हम आगे के लिखते हैं। के में भी बिल्कुल सिंपल है के को लिखना। उसकी ये बॉडी लाइन आपके सामने थिक आ गई, उसकी बॉडी लाइन, और ये जो उसकी बाद वाली 2 लाइंस है वो थिन आ जाएंगी। थिक थिन, थिक थिन। अब हम आगे आई लिखते हैं। अब हम आगे एल और एम लिखते हैं। एल में बिल्कुल पहले वालों की तरह एक ही रूल फॉलो हो रहा है कि पहली लाइन थिक आ रही है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब अल्फाबेट्स में पहली लाइन थिक आएगी और बाद वाली लाइन थिन आएंगी, सिवाय कुछ अल्फाबेट्स के एक्सेप्शन के। एल और ये बाद वाली लाइन थिन, थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपने मार्कर को छोड़ना नहीं है, कहीं कहीं पर मार्कर को छोड़ना पड़ता भी है। हर जगह मार्कर स्पिन नहीं होगा आपके हाथ से, आपको कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स आएंगे जहाँ मार्कर छोड़ना होगा। वही बात आ जाती है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार तब भी आपको पता लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम आगे एम लिखते हैं। एम भी सिंपल, पहली लाइन थिक और बाकी वाली लाइन थिन, पहली लाइन थिक बाकी वाली लाइन थिन, पहली लाइन थिक बाकी लाइन थिन। इस तरह एम के बाद एन आ जाएगा। एन की पहली लाइन थिक बाकी वाली थिन, पहली थिक बाकी थिन, पहली थिक बाकी थिन। एम एन हो गया, ठीक है। अब हम ओ लिखते हैं। ओ में ये पहली लाइन इसकी थिक आई और बाद वाली लाइन इसकी थिन आई। फिर ओ की पहली लाइन थिक आई, बाद वाली लाइन थिन आई। ओ की पहली लाइन थिक और बाद वाली लाइन थिन। ओ की पहली लाइन थिक, बाद वाली लाइन थिन। अब हम इस पे लिखते हैं पी। पी के भी बिल्कुल उसी तरह, पहली लाइन थिक आई और जो उसकी बाद में सी शेप डूम बनेगा वो थिन आएगा। पी की पहली लाइन थिक और डूम थिन, पहली लाइन थिक डूम थिन, पहली लाइन थिक डूम थिन। पी आ गया। अब हम आगे क्यू लिखना सीखते हैं। क्यू, क्यू बिल्कुल ओ की तरह आएगा, बस उसके ऊपर ऐसे करके एक डंडी डाल जाएगी, और जो डंडी होगी वो हम कभी भी इस तरह मोटे रुख को नहीं डालेंगे, हम इस तरह बारीक रुख से डालेंगे डंडी को। ये क्यू को पहले ओ की तरह डाल लिया और फिर इसके अंदर डंडी डाल दी। ये क्यू, ये इसकी डंडी, क्यू डंडी, क्यू डंडी। अब हम आगे आर लिखते हैं। आर को भी लिखना बड़ा ही आसान है, पहली लाइन थिक मतलब बोल्ड और बाद वाली थिन, पहली लाइन थिक और बाद वाली थिन, पहली लाइन थिक बाद वाली थिन। अब हम आगे एस लिखते हैं। एस को लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके मुख्तलिफ वेज हैं। कुछ लोग इसे 8 की तरह लिखते हैं, और जब हम इसमें बाकी चीज़ें करते हैं तो ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल आ जाते हैं लिखने के, जो मैं अब आपको दिखाता हूँ वो आप देखते जाइएगा। शायद मैं गलत लिखता हूँ एस, क्योंकि मेरी एस पे इतनी पक्की प्रैक्टिस नहीं है अभी। ऊपर वाला इसका सिरा पतला और नीचे वाला थिक। मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्फ़ाबेट्स की एक्सेप्शन आती है कि जिनमें पहले थिन लाइन आ जाती है और बाद में थिक आती है, वरना बाकी सब में पहले थिक आती है और बाद में थिन आती है। जैसे एस है, एस के अंदर जो ऊपर वाली लाइन है, मतलब जो पहले हमें हमारे मार्कर से बनी गई है, वो थिन आ रही है और बाद वाली थिक आ रही है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। थिन थिक, थिन थिक, थिन थिक। अब हम आगे टी लिखते हैं। लाइन थिक टी की, ऊपर वाली डंडी थिन, थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन। अब हम आगे यू लिखते हैं। पहली लाइन थिक, बाद वाली लाइन थिन, पहली लाइन थिक, बाद वाली लाइन थिन। यू, ऐसे यू। जरूरी नहीं है आप छोड़ें, आप इसको यहाँ से लाएं, यहाँ से मार्कर को रोटेट करें और ऐसे कर दें। अब हम आगे वी लिखते हैं। वी की भी पहली लाइन थिक और बाद वाली लाइन थिन, पहली लाइन थिक, बाद वाली लाइन थिक, थिन, पहली लाइन थिक, बाद वाली लाइन थिन। ठीक हो गया। अब हम आगे एक्स लिखते हैं। एक्स की पहली जो ऐसे कर्व टेढ़ी लाइन आएगी, जो पहली ऐसे टेढ़ी आएगी, जो पहली स्लोप आएगी वो पहली स्लोप थिक, और जो बाद वाली स्लोप उसके ऊपर आएगी वो थिन। थिक थिन, इधर लिखते हैं हम अभी। थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन। डब्ल्यू, डब्ल्यू में पहली लाइन थिक, बाद वाली थिन, पहली थिक, बाद वाली थिन, पहली थिक और बाद वाली थिन। अब हम वाई डालते हैं। यहाँ पे वाई में भी, वाई और एस, इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ वाई एंड एस,
वाई और एस की जो एक्सेप्शन है कि उनमें पहली लाइन थिन आएगी और बाद वाली थिक आएगी, बाकी सब लेटर्स के अंदर। और जी में भी एक्सेप्शन आती है कि जी की पहली लाइन थिन और बाद वाली थिक। ठीक है, इन तीनों को मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। एस वाई जी का, जी वाई में हम देखते हैं वाई की पहली लाइन थिन आई और बाद वाली लाइन इसकी थिक आ गई। पहली थिन बाद वाली थिक, पहली थिन बाद वाली थिक, पहली थिन बाद वाली थिक। इस तरह हम जी पर आ जाते हैं। जी की पहली लाइन थिन और ये सेंटर वाली थिन, पहली लाइन थिक, थिन, सेंटर वाली थिक और फिर थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिन, थिक, थिन, पतली, मोटी, बारीक, पतली, मोटी, फिर पतली, पतली, मोटी, फिर पतली। और ये इसके सेंटर में कुछ लोग ऐसे करके ये भी डाल देते हैं। अब मैं आपको उन लेटर्स की एक्सेप्शन बताता हूँ जिनमें पतली लाइन पहले आती है और मोटी लाइन बाद में आती है। वो तीन लेटर्स हैं एस, वाई और जी। एस में ये देखें जनाब मोहतरम, ये एस, इसकी ऊपर वाली पहली डोम थिन और नीचे वाली डोम थिक, ऊपर वाली डोम थिक थिन, नीचे वाली डोम थिन, ऊपर वाली डोम थिन, नीचे वाली डोम थिक, थिन, थिक। इस तरह एक्स, वाई, जी, वाई, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक। इस तरह हम जी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। पहली लाइन थिन, सेंटर वाली थिक, फिर थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतनी आगे तक देखा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। अगर मेरी राइटिंग के अंदर कुछ खामियां हैं तो मुझे मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं भी अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर बना सकूं। ये मेरी राइटिंग उस्ताद और उस्तादों के लिए नहीं है जो राइटिंग के उस्ताद हैं, ठीक है, या जो भी जिस तरह भी उस्ताद है। मेरी राइटिंग मेरे जैसे अपने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको राइटिंग की बिल्कुल बेसिक्स का भी नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि उनको कम से कम बेसिक्स का पता हो ताकि उनको थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इसके बिल्कुल साथ ही दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा जिसके अंदर पूरी पेपर के फ्रंट पेज की प्रेजेंटेशन आती है। पहली 4 हेडिंग्स जहां से पेपर स्टार्ट होता है वो